मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे हमारे देश की विश्व भूख सूचकांक में जो शर्मनाक स्थिति है, जी हाँ, जो शर्मनाक स्थिति है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, और खासकर विश्लेषणात्मक तरीके से। लेकिन इससे पहले मुझे आप सबको एक सूचना देनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह सूचना दिवाली गिफ्ट के रूप में आप सबके लिए है। सूचना यह है फ्रेंड्स कि AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन कोर्स पर दिवाली डिस्काउंट देने का फैसला किया है, और यह जो डिस्काउंट है वह 3,500 का है। और ध्यान रखिएगा कि यह डिस्काउंट फुल कोर्स पर ही है। फुल कोर्स की वैसे जो कीमत है वो है 14,500 रुपए। इस पर 3,500 का डिस्काउंट है। इस प्रकार से अब इस कोर्स को आप 11,000 रुपए में ले सकते हैं, लेकिन 31 अक्टूबर तक। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए आपको करना कुल मिलाकर के ये होगा कि आप AFE-IAS की वेबसाइट पर या AFE-IAS की ऐप पर चले जाएं, और उसमें फिर आप एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें। डिस्काउंट कोड है DEEP3500। दोस्तों, यह डिस्काउंट आज से शुरू हो चुका है, 31 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। कि ये जो कोर्स है आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये एनिमेट किया गया है। और दूसरी जो बड़ी बात है, ये फुल कोर्स है। इसमें केवल ऑप्शनल की ही तैयारी नहीं कराई जाती बस, और बाकी प्री की, मेंस की, जनरल स्टडीज की, एसे की, इंटरव्यू की, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, CSET, सब की तैयारी कराई जाती है। आंसर कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, इन सारी बातों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, और बहुत से प्रैक्टिस भी आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि ये जो टॉपिक है अपने आप में भूख, हंगर, इसे आप गरीबी भी कह सकते हैं, इसे आप कुपोषण भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे देश की एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और विश्व स्तर पर सच पूछिए तो इस बात को लेकर के हमें नीचा भी देखना पड़ता है। और देश के आजादी के 75 से भी अधिक सालों के बाद अगर हमको इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो सही मायने में हमारे पास इसका कोई बहुत ठोस जवाब भी नहीं है। और एक ऐसी व्यवस्था में जो समाजवादी व्यवस्था की बात करता है, एक ऐसे संविधान के नागरिक होने के नाते जो सभी में समानता, न्याय, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की गारंटी देता है, मनुष्य को उसकी गरिमा के अनुकूल जीवन जीने के लिए सारे अवसर प्रदान करने की बात करता है, अगर उसका विश्व भूख सूचकांक में 105वां स्थान हो, तो आपको क्या लगता है? और 105वां स्थान कुल 200 देशों में नहीं, ये जो 105वां स्थान है वो 127 देशों में, यानी कि हमसे जो नीचे हैं केवल 22 देश ही हैं हमसे बुरी हालत में। सोच करके देखिए। और हम हैं क्या? इतनी सांस्कृतिक समृद्धि वाले देश, ऐतिहासिक राष्ट्र, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है चाइना के बाद। हम अभी भी पिछले साल के अगर हम आंकड़े लें तो 3.32 करोड़ टन अनाज हमने पैदा किया है। 3.32 करोड़ टन अनाज, और ये हमारे 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए मोर देन इनफ है, पर्याप्त है। पर अनाज की कमी नहीं है, तो फिर भूखे क्यों हैं लोग जब अनाज की कमी नहीं है? केवल यही बात नहीं है, आप देखिए कि हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने अलग और राज्य सरकारों ने अलग, किस तरीके से लोगों का पेट भर सके इसके लिए अलग अलग तरह की कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रखी हैं। वे कल्याणकारी योजनाएं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना, आपको मालूम है, कोरोना के समय शुरू किया गया और अभी उसे बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। इसके तहत हर परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और इससे लगभग 58% जो आबादी है, यानी कि लगभग 80 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं। हम ये कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे यहाँ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज पब्लिक को उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार खरीद रही है बहुत महंगे में। जैसे अभी आप देखिए कि गेहूं की खरीदी जो है
वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 24 रुपए 25 पैसे के रेट से सरकार खरीदेगी और पब्लिक को देगी 1 रुपए। उसका रख रखाव है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, दुनिया भर की बातें हैं, वो अलग है, लेकिन 1 रुपए में दिया जा रहा है। और भी कितनी सारी योजनाएं हमने लागू कर रखी हैं। बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना है कि आप जाइए स्कूल में, एडमिशन लीजिए, पढ़ने जाइए, हम आपका पेट भरेंगे। और भोजन में भी बाकायदे फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की गई है, पोषण युक्त चावल हम देंगे। उसकी भी अवधि बढ़ा करके अब 2028 तक कर दी गई है। और हमारे यहाँ तो खाद्य सुरक्षा कानून है जो पिछले 18 सालों से मौजूद है, खाद्य सुरक्षा कानून। तो इन सब को सुनने के बाद क्या आपको थोड़ी सी बेचैनी नहीं हुई इस रूप में कि भाई इतना सब होने के बावजूद हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये नहीं है कि अभी से किया जा रहा है, शुरू से नारा दिया जा रहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबों के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जब वोट मांगे जाते हैं तो इन्हीं की बात की जाती है। तो दोस्तों, ये सच पूछे तो बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हम फेल हो क्यों रहे हैं। देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार ने जैसे हर साल हमारी यही दुर्गति होती है, फिर सरकार कह देती है कि नहीं नहीं, वो जिन आंकड़ों को लेकर के ये सब भूख सूचकांक निकालते हैं वो हमें सूट नहीं करती है, ये पश्चिमी देशों की एक तरह से चाल है भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इस बार जो संस्थाएं, दो संस्थाएं खासकर भूख सूचकांक जारी करती हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें एक जर्मनी स्थित संस्था है वेल्ट हुंगर हिल्फा, जिसका हिंदी अनुवाद होगा विश्व भूख सहायता संस्थान, और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, संयुक्त रूप से इसे जारी करते हैं। 2006 से हर साल जारी किया जाता है। इस बार उसने जो आंकड़े लिए हैं वे आंकड़े हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हर साल पब्लिश करती है। और इन्हीं आंकड़ों की सहायता से बाकायदे नीति आयोग वगैरह अपनी पॉलिसी बनाती है। तो आंकड़े भी ये वही ले रहे हैं जो हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो फिर क्यों ऐसी बुरी हालत है हमारी भूख के मामलों में? देखिए, मैं पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भूख सूचकांक की बात कर रहा हूं। पर कैपिटा इनकम में तो आप कह सकते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया की 1/4 से भी कम है। लेकिन अगर हम लोगों का पेट भरने की व्यवस्था कर रहे हैं अलग से, तो कोई बात नहीं, उनकी अगर आमदनी नहीं भी है तो हम पेट तो भर रहे हैं ना। हम उन्हें मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 1 रुपए किलो में गेहूं दे रहे हैं, 2 रुपए किलो में उन्हें चावल उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम दे रहे हैं ना, तो पेट तो कम से कम भर जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, आज भी जो डेटा है आप देखिए हमारे सामने, वो किस तरह के डेटा है। अभी जो 2024 में भूख सूचकांक जो जारी किया गया है, भारत का स्थान 122 देशों में 105वां है और हमारे देश की लगभग 13.7% आबादी कुपोषित पाई गई है। 13.7% आबादी कुपोषित है। नाटेपन की जो समस्या है 35.5% बच्चों में है। कम वजन वाले बच्चे जो हैं 18.7% हैं और बाल मृत्यु दर 2.9% है। और एक शर्मनाक बात उस रिपोर्ट में यह भी है कि उसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश, मोजाम्बिक, नेपाल, सोमालिया और टोगो, मैं रिपीट कर रहा हूं, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, नेपाल, सोमालिया और टोगो, ये ऐसे देश हैं जिनकी गरीबी की चर्चा बीच बीच में लगातार अखबारों में होती रहती है। इस समस्या पर काफी काबू पा लिया है, लेकिन हम नहीं पा रहे हैं। और हमारी इस समस्या को इस रिपोर्ट में बकायदे गंभीर श्रेणी में डाला गया है, सीरियस श्रेणी में डाला गया है कि इस पर विचार किया जाए और गंभीरता से विचार किया जाए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं सूचकांक में हमारे देश की स्थिति बता करके इस खबर को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने यदि इस पर इंडिपेंडेंट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही। अब मैं उस कारण पर आता हूं। इस साल जो मेंस के एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है। उसमें क्वेश्चन है 7वां। देखिए, 7वें प्रश्न का संबंध किस बात से, किस टॉपिक से और किस तरीके से पूछा गया है। निर्धनता और कुपोषण। निर्धनता और कुपोषण, गरीबी भी अपने आप में इसका कारण है। हालांकि ठीक है, हम इसे दूसरे तरीके से हम इसे झूठला सकते हैं क्योंकि हम तो उन्हें अनाज मुहैया करा रहे हैं,
लेकिन होता यह कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं फिर वो स्वास्थ्य के दूसरे पैमानों की अनदेखी करके चलता है। और निर्धनता का एक जो संबंध होता है, याद रखिए, वो इन्फ्लेशन से होता है। अगर आपको तार्किक विश्लेषण सही सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से करना है तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। जैसे एक डेटा मैं यहां आपको देना चाहूंगा कि पिछले 6 महीनों में जो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है वो 3.8% से बढ़कर के 7.5% हो गई है। डबल हो गई है महंगाई। और ये वो महंगाई है जिससे गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा त्रस्त रहता है। तो ठीक है, उसकी पर कैपिटा इनकम वही है, लेकिन अगर महंगाई हो गई है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो तो आधी ही रह गई ना। तो इन सब चीजों को इकोनॉमिक्स में देखना पड़ता है। तो देखिए प्रश्न क्या है। निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मानव पूंजी निर्माण, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, और भारत अभी उसी दौर में है। और यदि हम अभी चूक गए तो मान करके चलिए कि फिर हमेशा के लिए चूक जाएंगे फिर, क्योंकि हमारे पास अभी कार्यशील जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। नौजवानों का देश है ये। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब डिविडेंड हम कैसे ले सकते हैं? जनसांख्यिकी तो हमारी इस लायक है कि हम उसका फायदा उठा सके, लेकिन अपने आप फायदा नहीं मिलेगा। तो इसे कहा है मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। देखिए उसके क्या क्या कारण है ये नहीं पूछा जा रहा है। सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, प्रश्न में यह भी नहीं पूछा गया है। पूछा क्या गया है, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आप बताइए कि सरकार तो इतने कदम उठा रही है, एनजीओ अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये चक्र टूट नहीं रहा है। गरीबी और कुपोषण का चक्र, इसको कैसे तोड़ा जाए, ये आपसे आपके विचार मांग रहा है। आप क्या इस पर सोच पाएंगे, उत्तर लिख पाएंगे? यदि आपने जो जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हीं को दोहरा दिया कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाए, तो भैया वो तो दिया जा रहा है, तो समस्या क्यों नहीं सुलझ रही है? तो आप फेल हो जाएंगे। यहां आपका ये उपाय काम नहीं करेगा, तो आपको उपाय सोचने होंगे। मैं जानबूझ करके यहां उपाय नहीं बता रहा हूं। आप सोचिए। जब तक आप अपने दिमाग को सोचने की आदत नहीं डालेंगे तब तक मान करके चलिए कि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर पाना आसान नहीं है। वैसे तो ऊपर से देखने पर यह क्वेश्चन देखिए आपको कितना आसान सा दिख रहा है ना। कुपोषण और गरीबी पर प्रश्न है, अरे उत्तर लिख देंगे, बहुत पढ़ा है कुपोषण और गरीबी पर। लेकिन नहीं, उससे बात बनेगी नहीं। आप लिख के तो आ जाएंगे और लिखेंगे भी कुपोषण और गरीबी पर, लेकिन वह जो चाह रहा है वह नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों, इस बारे में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। तो इस विषय पर आज बस इतना ही, और इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।